Now we are going to solve another previous year question paper of constitutional law series जो आपके यूजीसी नेट और अदर लॉ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बिफोर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहला फंडामेंटल राइट था वो किस अमेंडमेंट के तहत उसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। तो आपका ऑप्शन होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 है उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को अंडर आर्टिकल 300A लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। इसके लिए मैंने बेयर एक्ट ऑलरेडी रख रखा है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं क्रॉस चेक कराता रहूँगा। बिफोर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अब देखो अमेंडमेंट से पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में आपका राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो देखो ये जो बेयर एक्ट है इसमें दिया हुआ है ना राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम कंट्रोवर्सी एंड लिटिगेशन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रोवर्सी में राइट टू प्रॉपर्टी ही था। ठीक है, इसी को तो चेंज करना था, बाकी ये सब तो फंडामेंटल राइट ही है। ये सब कंट्रोवर्शियल नहीं थे ना यार। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कंट्रोवर्शियल, दैट्स वाई आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, हमने राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड in which of the following cases that preamble is not the part of constitution of India। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी के केस जो कि 1960 का केस है उसमें ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट फर्दर केशवानंद भारती के केस में कहा गया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो कि 1973 का केस है, उसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 4A which gives power to the state to make laws regarding reservation in favor of scheduled caste and scheduled tribes was added by। तो देखो अभी जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है ना, इसमें क्या है कि जो स्टेट है उसके पास इसको एम्पावर किया गया है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के फेवर में रिजर्वेशन बना सकती है ना। तो ये किस अमेंडमेंट के तहत आया था, ये आया था 77th अमेंडमेंट आया था जो कि 1995 में हुआ था। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आर्टिकल 16 है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज 4A है, देख लो ये इसको ऐड किया गया था बाय 77th अमेंडमेंट 1995 में। ठीक है, इसमें SC/ST के लिए रिजर्वेशन मतलब फेवर देने के लिए बात की गई थी। ठीक है, नाउ द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री इज। देखो अब जो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है ना, वो बोथ है, एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन भी है। अब देखो जो प्रोटेक्शन है
प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट जो इन्वायरमेंट का है वो डीपीएसपी में आपके अंडर आर्टिकल 48A दिया हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटी में अंडर आर्टिकल 15(1)A क्लॉज जी में दिया हुआ है ना, कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी में भी इसके लिए प्रोविज़न है और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। नाउ ओरिजिनली देखो पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या मतलब कितने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, चीफ जस्टिस था, उसमें कितने जजेस थे? 7 जजेस थे। नाउ अ रिजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 249 shall remain in force for such period not exceeding। अब देखो कोई भी जो रिजोल्यूशन है अंडर आर्टिकल 249 के क्लॉज 1 में वो कितने टाइम के लिए पास होता है, उसका टाइम कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो होता है 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ, है ना। आर्टिकल 249 क्लॉज 1, आर्टिकल 249 क्या है, चलो देखते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोविजन में से है यार। देखो आर्टिकल 249 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो मतलब स्टेट लिस्ट में चेंजेस ला सकता है, वो मतलब नेशनल इंटरेस्ट के हित में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ठीक है, तो यही देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, एक्सपेक्टिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल पावर्स शैल बी एनफोर्स। तो ये चीज़ें होती है यार, देख लेना आप अपना। तो आर्टिकल 249 क्लॉज 1 के तहत है। ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अभी समझाने का टाइम नहीं है, एग्जाम है। द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमेन्स वैलिड इन द स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, है ना। इमरजेंसी प्रोविज़न में आर्टिकल 356 को ही हम प्रेसिडेंसी रूल कहते हैं ना यार। प्रेसिडेंसी रूल कब लगता है, जब किसी स्टेट में सीएम मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो हट जाती है बिफोर द रिजोल्यूशन, बिना इसका जो ड्यूरेशन है वो डिजॉल्व हुए, तब वहाँ पे प्रेसिडेंसी रूल लगता है। तो ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए लग सकता है। नाउ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लेड डाउन इन आर्टिकल 368 बाई। देखो अब जो पार्लियामेंट का पावर जो है ना, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल मतलब उन्हें जो आर्टिकल 368 ग्रांट करता है वो किस अमेंडमेंट के तहत आया है, 24th अमेंडमेंट के तहत आया है। ठीक है, जो कि 1971 में हुआ था। 24th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 को ऐड किया था। ठीक है, और इसके तहत पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मतलब प्रोविजंस को चेंज कर सकती है। नाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन establishes indeed a system of government which is at the most quasi-federal, almost devolutionary in character, a unitary state with subsidiary federal features rather than federal state with unitary features। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाती है जो कि क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब ना ही पूरी तरीके से
यूनिटरी है, ना ही पूरी तरीके से फेडरल है ना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, इसीलिए केसी वेरे ने इसे काशी फेडरल कहा था, है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर केसी वेरे ने दिया था। नाउ किसके केस में ये कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो ये किस केस में कहा गया था कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास राइट टू डाई का भी अधिकार है। इसे किस केस में कहा गया था? जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये 1996 का केस है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। नाउ अब देखो ये जो मनी बिल है ना, मनी बिल जो पास होता है हाउस ऑफ पीपल में, वो कितने दिन बाद ट्रांसमिट हो जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट को रिकमेंडेशन के लिए? मतलब अगर जैसे अगर मान लो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा में अगर कोई मनी बिल लाया गया है ना, तो उसे काउंसिल ऑफ स्टेट को दे दिया जाता है कि आप चाहो तो कुछ रिकमेंडेशन देना चाहो तो दे सकते हो। तो वो जो बिल है वो 14 दिन के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट में दिया जाता है, ताकि लोकसभा उनसे उनका रिकमेंडेशन पूछती है कि अगर आप कुछ और चेंजेस लाना चाहते हो तो बताओ। बट ये लोकसभा के ही डिस्क्रिशन पे है कि अगर वो चाहे तो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो 14 दिन के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, नाउ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग डिस्प्यूट बिटवीन। देखो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 131 में दे रखा है ना। आर्टिकल 131 में दे रखा है, आप चाहो तो देख लो। आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखो आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It says, subject to the provision of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute। देखो इसमें ये कहता है कि अगर इस subject to the provision of this constitution, अगर इस विषय पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही बस ये अथॉरिटी है, राइट है, और किसी भी कोर्ट के पास नहीं है ना, और किसी भी कोर्ट के पास नहीं, ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रख सकती है। अगर डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट या फिर कोई दो स्टेट के आपस में हो तो भी, बिटवीन टू और मोर स्टेट। ठीक है, तो यही है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 131 में दे रखा है। तो देखो इसमें क्या लिखा है? द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग डिस्प्यूट बिटवीन। तो इसमें देखो पहले तो मैंने यहाँ पे नॉट लग गया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? हमने सब पढ़ा कि दो स्टेट के बीच में होता है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ये है अ सिटीजन एंड अ स्टेट। नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी अमेंडेड बाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर लोग हमेशा स्पेशल रिजोल्यूशन 2/3 वाला मार देता है, बट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही नीडेड होती है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी इन इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अंडर आर्टिकल 3 हम न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ ये डिस्प्यूटेड है, इसका ऑप्शन मुझे करेक्टली नहीं पता है, सर्च करने के बाद भी नहीं मिला। देखो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 हैज बीन अमेंडेड एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय।
अब जो क्लास 4 है आर्टिकल 15 का, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, तो देखते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्या कहता है पहले ये देख लो। आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कितने फैक्टर है, रिलीजन है 1, रेस 2, कास्ट 3, सेक्स 4, प्लेस ऑफ बर्थ 5, ठीक है। तो क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है पूरे इंडिया में कहीं भी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो उसको आपका जो स्टेट है आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो इसका जो क्लास 4 है, क्लास 4 कब ऐड हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था 1951 में ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट टू क्लास 4 कैसे ऐड हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1951 में हुआ था, ठीक है। तो क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 15 को हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड कर दिया था। नाउ द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India as per। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना ईजी है, ये सभी को पता होगा। अंडर आर्टिकल 44 है ना, ये डीपीएसपी में है आपका, कि जो स्टेट है वो कोशिश करेगा कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नाउ इन इंडिया सॉवरेनिटी लाइज विथ, अब देखो इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सॉवरेनिटी है वो लाई किस में करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में या पीपल में। सॉवरेनिटी जो लाई करती है वो करती है लोगों में, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर सॉवरेन, ठीक है, द पीपल आर सॉवरेन, ठीक। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है फॉर्मुलेट किया गया था किस केस में, भीखाजी नारायण धाकर दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, है ना, 1947 का ये केस है। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बस ये कहता है कि अगर जो भी पहले के प्रोविजंस है ना, प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, 1947 का केस है ना यार, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 में बन के तैयार हुआ था। तो ऐसे प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिसमैच होते हैं, ठीक है, उन्हें उन पे एक एक्लिप्स लग जाएगा, ठीक है। अगर वो फ्यूचर में अगर चाहे तो फिर से ऑपरेट होते हैं, एक्लिप्स मतलब जैसे चंद्रग्रहण लगता है तो उन प्रोविज़न पे एक्लिप्स लग जाएगा। फर्दर अगर वो आगे काम देंगे तो वो एक्लिप्स हट जाएगा, यही मतलब है। नाउ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ये किस केस में हेल्ड हुआ था, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1974 का केस है। नाउ द कंकरेंट लिस्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज ट्विलाइट जोन, ये किसने कहा था, BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, ठीक है। आर्टिकल 360 जो है वो इन्वोक किया जा सकता है बस एक ही बार इन्वोक ही हुआ है अभी तक, ठीक है। आर्टिकल 360 एक ही बार इन्वोक हुआ है। अब देखो आर्टिकल 360 है क्या, आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 जो है आपका वो क्या है, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। आर्टिकल 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी
फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक बस एक ही बार लगी हुई है, ठीक है, 1975 के आसपास, ठीक। नाउ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो इस साल बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लगाया, मतलब कि केस में अपनाया गया था। क्या कि जो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म है वो एसेंशियल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस ऑब्जर्वेशन को करने वाले कौन थे? जस्टिस पीवी सावंत और उनके साथ एक और जस्टिस थे, कुलदीप सिंह, है ना। ये 1994 का केस है। तो इस साथ बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म जो है एसेंशियल फीचर और बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बात कही गई थी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था, है ना। तो रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 14 में ये प्रोविजन दे रखा है, ठीक है, यहीं से आया है। नाउ व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज इनवैलिड, it does not affect the validity of the act and it remains as it is. The principle is known as, तो इस प्रिंसिपल को हम सेवरेबिलिटी कहते हैं ना। ये सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सेवरेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो, इसके लिए अगर केस लॉ अगर देखो आप तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देता है और ये कहता है कि जो सेक्शन 14 है प्रिवेंशन एक्ट का, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, वो वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो बस सेक्शन 14 को डाउन करता है, मतलब सेक्शन 14 वाला जो प्रोविजन है वो फंडामेंटल राइट के हित में नहीं है, तो इसलिए उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, बट पूरे एक्ट को नहीं किया जाता, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यही कहती है। नाउ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। नाउ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। आर्टिकल 359 क्या है? आर्टिकल 359 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? चलो क्रॉस चेक करते हैं, याद नहीं रहता ना यार। आर्टिकल 359 जो है सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। नॉट द चेयरपर्सन, अब पता नहीं, ये नहीं आएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस ऑफ पीपल, वो किस पे बेस्ड करता है? पॉपुलेशन पे। सो थैंक यू, हमने आज पार्ट 2 कवर किया, आगे हम पार्ट 3 भी कवर करेंगे।